जो विश्वव्यापी सिद्धांत है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। आज आपके पाठ्यक्रम का तृतीय यूनिट, जिसमें पाठ संपादन के मूल अंग और पाठालोचन के सिद्धांत, इस विषय को लेकर मुझे आज आपसे बातचीत करनी है। तो दिस इज द टॉपिक, पाठ संपादन के मूलभूत अंग क्या क्या है और पाठालोचना के सिद्धांत क्या क्या हो सकते हैं। ये समग्र पाठ संपादन का हार्द कहा जाए, प्रधान विषय कहा जाए, ऐसा विषय आज आपके सामने मुझे प्रस्तुत करना है। क्रमशः आप उन सिद्धांतों को नोट कीजिए और उसको समझने की कोशिश कीजिए। तो सबसे पहले यह बात आप हमारे मन में स्पष्ट होनी चाहिए कि नो रिसर्च विदाउट एनी मैन्यूस्क्रिप्ट। यदि आपके पास कोई पांडुलिपि नहीं है, तो ये निश्चित मानिए कि आप कोई शोध कार्य नहीं कर पाएंगे। नो रिसर्च विदाउट एनी मैन्यूस्क्रिप्ट और नो मैन्यूस्क्रिप्ट विदाउट प्रॉपर मैनेजमेंट, ऐसा भी आगे कहा गया है। यानी हमें हमारे संग्रहालयों में समुचित रूप से पांडुलिपियों का संग्रह करके रखना चाहिए। न केवल संग्रह, संग्रह के साथ संरक्षण भी अभिप्रेत है और उसका सूचीकरण, कैटलॉगिंग और हो सके तो डिजिटाइजेशन फॉर्म में वेबसाइट पर उसको स्थापित करना। तो समग्र भारत के सभी पांडुलिपि संग्रहालयों से ये विनम्र प्रार्थना की जाती है कि जो शोधकर्ता लोग हैं, उनके लिए आपको अपने संग्रह में जो भी है उन सबका डिजिटाइज फॉर्म करके, स्कैनिंग वगैरह करके उसको वेबसाइट पर उपलब्ध करवाए, या कम से कम कोई मांगने के लिए आ जाए तो उसको प्रदान की जानी चाहिए। तो पांडुलिपि ही शोध कार्य का मूल है। पाठ संपादन आपको करना है, लेकिन पांडुलिपि ही नहीं है तो केवल प्रकाशित ग्रंथों के आधार पर आप सही पाठ का पाठ संपादन नहीं कर पाएंगे। तो प्राचीनतर एवं मूलगामी पाठ की गवेषणा के लिए सबसे पहले दस्तावेजीय प्रमाण की अनिवार्यता होती है। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस शुड बी देयर। ऐसा नहीं है कि हम कल्पना जनित कुछ लिख दे, या हम अगल बगल से आसपास से दो चार प्रकाशित पुस्तक लेकर कोई ग्रंथ का नया संपादन कर दे। वो शालेय आवृत्ति होती है। टेक्स्ट बुक पाठ कॉलेज में, पाठशालाओं में पढ़ाने योग्य पुस्तक होती है। शोध कार्य तो तब होता है जब आप पांडुलिपि के आधार पर किसी ग्रंथ का पाठ निर्धारित करते हैं। तो सबसे पहला कार्य करना है आपको पांडुलिपियां एवं टीकाओं का एकत्रीकरण। फर्स्ट ऑफ ऑल, यू शुड कलेक्ट ऑल अवेलेबल मैन्यूस्क्रिप्ट एज वेल एज कमेंट्री रिटन ऑन अ पर्टिकुलर टेक्स्ट। रघुवंश पर आपको काम करना है, तो मल्लिनाथ इत्यादि टीकाकारों के टीका ग्रंथों को भी आपको एकत्र करना चाहिए। पाठ संपादन के लिए जितनी महत्वपूर्ण पांडुलिपियां हैं, उतनी ही महत्वपूर्ण आपके लिए टीका सामग्री है। टीका, टिप्पण, भाष्य, इन सबको आपको एकत्र करना चाहिए। नॉट ओनली दैट, कालिदास के उद्धरण जहां जहां प्राप्त होते हैं, ऐसे अलंकार शास्त्रों में उद्धृत अंश भी आपको इकट्ठे कर लेना चाहिए। 3 पॉइंट: मैन्युस्क्रिप्ट, कमेंट्री वर्क एंड कोटेशंस फ्रॉम द पोएटिक्स। अलंकार शास्त्र में या अन्य ग्रंथों में उद्धृत किए गए उस ग्रंथ के उद्धरण को भी आपको एकत्र करना चाहिए। दिस विल बी योर रॉ मटेरियल। और ये सारी जो पांडुलिपि आप एकत्र करेंगे, वो तो लिखी होगी बहुत प्राचीन समय में चलने वाली लिपियों में। ग्रंथ लिपि हो सकती है, कश्मीर की शारदा लिपि हो सकती है, जूनी बंगीय लिपि हो सकती है, मिथिलाक्षर हो सकते हैं, कैथी लिपि हो सकती है, मैसूर की नंदी नागरी हो सकते हैं। तो प्राचीन लिपियों का उद्वाचन मीन्स डिसाइफरमेंट ऑफ ओल्ड स्क्रिप्ट्स। प्राचीन लिपियों को कैसे पढ़ा जाता है, उनके अक्षर वर्णाकृति कैसी होती है, उससे आपको अभ्यस्त होना पड़ेगा। आपको कुछ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और
इन सारी सामग्री जो आपने एकत्र करके रखी है, उसके साथ जुड़ी होती है प्रविधि, मेथोडोलॉजी। लेकिन प्रविधि, मेथोडोलॉजी पर मेरा एक स्वतंत्र व्याख्यान आगे होने वाला है, इसलिए अब उसमें विस्तार में नहीं जाऊंगा। दूसरा बिंदु है संचरित पाठ में प्रविष्ट अशुद्धि, लिपिकार के स्खलन, खंडित अंश एवं काक पदादि की पहचान। कदाचित कोई लिपिकार के हाथ से कुछ लिखना छूट जाता है तो वो काक पद बनाता है, कुछ इशारा करता है कि तीसरी पंक्ति में ये मेरे हाथ से शब्द छूट गया है, जो मार्जिन में लिखा हुआ है, तो मार्जिनल नोट्स को मूल पंक्ति में सन्निविष्ट करना है। इन मीन्स हाउ टू हैंडल ए मैन्यूस्क्रिप्ट। जब भी आप पांडुलिपि हाथ में आ जाने पर आपका काम पूर्ण नहीं होता। पांडुलिपि को पढ़ना, समझना, उसको पहचानना वो भी आवश्यक है। तो जो ट्रांसमिटेड टेक्स्ट होती है, संचरित पाठ, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के पास आया हुआ पाठ, तो ऐसे ट्रांसमिटेड टेक्स्ट जो होती है, एक पांडुलिपि से दूसरी, दूसरी से तीसरी पांडुलिपि जो बनाई गई है, उनमें मानवकृत प्रतिलिपिकरण होने के कारण स्थान स्थान पर अशुद्धियां होती है। केवल दो चार अशुद्धि नहीं होती है, मल्टीपल मिस्टेक्स। स्खलन, स्खलन मीन्स दो शब्द लिखना रह गए या रिपीटेडली लिख दिए, दो बार लिख लिए। कुछ दीमक खा जाएगी, कुछ चूहे खा जाएंगे, कुछ पन्ने आपसे फट जाएंगे। पानी गिरने से वर्षा काल में कोई हाथ में पांडुलिपि लेकर जा रहा है तो वर्षा काल में वो गीली हो जाएगी, जिसके कारण, नमी पड़ने के कारण शाही में जो गम होता है, गुंद होता है, उसके कारण पन्ने चिपक जाते हैं। जैसे ही हम उसको खोलते हैं तो पन्ने फट जाते हैं। यानी पांडुलिपि में कहीं कहीं पर अवाच्यांश भी होते हैं, स्खलित अंश भी होते हैं। तो इनके साथ कैसे हमें काम लेना पड़ेगा, इसको समझना बहुत जरूरी है। तो पाठ संपादन के एक अंग के रूप में हाउ टू रीड ए मैन्यूस्क्रिप्ट आगे पीछे लिखा गया है, कुछ भाग अवाच्य है, त्रुटित अंश है, तो हाउ टू हैंडल विथ इट। तीसरा बिंदु है बहुविध पाठांतरों में से शुद्ध, प्राचीनतर एवं सुसंगत हो ऐसे पाठांतर का चयन कैसे किया जाए। हाउ टू सिलेक्ट ए पर्टिकुलर वेरायंट। अलग अलग पांडुलिपियों में अलग अलग शब्द उपलब्ध हो रहे हैं, तो विभिन्न पाठांतरों में से किसको हम शुद्ध समझेंगे। इसके लिए भाषा का ज्ञान, व्याकरण का ज्ञान अपेक्षित है। आपके पास ये भी अपेक्षित है कि आप प्रोसोडी यानी छंद शास्त्र से भी अभ्यस्त हो, क्योंकि श्लोक जो होते हैं वो छंदोबद्ध होते हैं, तो छंद की दृष्टि से भी वो शुद्ध होना अपेक्षित है। शुद्धिकरण केवल व्याकरण मूलक नहीं होता है, छंद शास्त्र के अनुरूप भी होना चाहिए। ऐसा कौन सा पाठांतर है जो छंद के अनुकूल है, जो व्याकरण के अनुकूल है। तो सबसे पहले चयन के अंदर आपको व्याकरण और छंद का ज्ञान उपकारक होगा। बाद में पांडुलिपियों के लेखन काल को ध्यान में लेना पड़ेगा। कौन सी पांडुलिपि में प्राचीन से प्राचीनतर पाठ उपलब्ध हो रहा है, और सुसंगति को खोजना है। यानी कौन प्राकरणिक है, प्रकरण के अनुकूल है, पूर्वापर संदर्भ में अनुकूल है। संगतियां अनेक प्रकार की होती है। जब कोई एक पाठांतर को आप पसंद करते हैं कि ये मूल में रहा होगा, तो उसकी पूर्वापर संदर्भ में विथ रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट इट शुड बी सुटेबल। तो पूर्वापर संदर्भ में सुसंगत हो ऐसे पाठांतर का चयन किया जाता है। और पाठांतरों के चयन की एक नियमावली होती है, जिस नियमावली के विषय में भी मैं आगे बताऊंगा आपको। और साथ साथ में जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो मैंने ब्रैकेट में डाला है व्हाइट अक्षर में, कि अग्राह्य पाठांतरों का भी पाद टिप्पणी में निर्देश करना अनिवार्य होता है। ऐसा नहीं है कि आपने किसी एक पाठांतर को पसंद कर लिया
और जिनको अग्राह्य घोषित माना कि मुझे लेना नहीं है, तो आप ऐसे अग्राह्य पाठांतर को ऐसे ही नहीं छोड़ दे सकते। यू आर सपोज टू टेक ए नोट इन द फुट नोट, क्योंकि अनेक शताब्दियों से अनेक लिपिकारों ने जब ऐसे विभिन्न पाठांतर की सुरक्षा करके आप तक पहुंचाया है, तो यू आर सपोज टू नोट डाउन इट। तो अग्राह्य पाठांतरों का पाद टिप्पणी में निर्देश करना भी अनिवार्य है। ये पाठ संपादन का महत्वपूर्ण अंग है। यू कैनॉट जस्ट इग्नोर, यू कैनॉट जस्ट इट डिस्कार्ड इट, उसको आप उखाड़ के फेंक नहीं सकते हैं। यू आर सपोज टू, ये आपका एक कर्तव्य बनता है, एक प्रामाणिक कर्तव्य बनता है कि लिपिकार को न्याय दिया जाए। लिपिकारों ने जो अद्यावधि उसको सुरक्षित रखा है और लिखकर ऐसे पाठांतर आप तक पहुंचाए हैं, तो वो सभी पाठांतर आपके द्वारा संपादित पुस्तक जब प्रकाशित होगा, तो आपके पाठक को ये सारे पाठांतर उपलब्ध होने चाहिए। क्योंकि हो सकता है कि आपका निर्णय किसी को मान्य न हो। तो यदि आपने फुटनोट में उपलब्ध अन्य पाठांतर लिखे होंगे, तो भविष्य का पाठक उनमें से अपने पसंदगी का पाठ पसंद कर सकता है। ये संपादक ने जो पाठ माना है उससे मैं सहमत नहीं हूं। मैं जो फुटनोट में दिया गया अन्य पाठांतर है वो मुझे ठीक लगता है, वो मुझे कवि प्रणीत लगता है। तो भविष्य के पाठक के लिए भी आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप फुटनोट में अमान्य किए गए सभी पाठांतरों का निर्देश कर दें। ये पाठ संपादन का बहुत महत्वपूर्ण अंश है। चौथा बिंदु है, आपका पाठ संपादन कैसा होना चाहिए? तो इट शुड बी ऑब्जेक्टिव, वस्तुनिष्ठ होना चाहिए। वस्तुनिष्ठ होना चाहिए पाठ संपादन का मतलब क्या है? तो इट शुड बी बेस्ड ऑन द अवेलेबल डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। आपका शोध कार्य पांडुलिपियों पर आधारित होना चाहिए। फलाने समय में मेरे गुरुजी की किताब में ले आया हूँ, जिसके आधार पर वो मुझे पढ़ाते थे, उनमें से मैंने ये शब्द लिया, ऐसा नहीं चलेगा। केवल पांडुलिपियां जो प्राचीन काल में लिखी गई है, प्राचीन लिपियों में लिखी गई है, देश के विभिन्न प्रदेशों से एकत्र की गई है, ऐसी समग्र भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली प्राचीन लिपियों में लिखी गई और पांडुलिपियों में अवतरित हुई जो पाठ परंपरा है, उसी के आधार पर आपका पाठ संपादन होना चाहिए। इसी को ऑब्जेक्टिव टेक्स्ट एडिटिंग कहते हैं, वस्तुनिष्ठ। वस्तु यानी पांडुलिपि, पांडुलिपि पर आपका कार्य निर्भर होना चाहिए। सेकंड पॉइंट, इट शुड बी लॉजिकल, तर्कनिष्ठ आपका संपादन होना चाहिए। यू मस्ट हैव योर ओन लॉजिक टू से समथिंग कि व्हाई यू हैव चोजन ए पर्टिकुलर वर्ड। आपने जब किसी पाठांतर का चयन किया है, तो उसके पीछे कोई तर्क रहा होगा। बिना तर्क आप किसी ऐसे ही मनमानी करके पसंद नहीं कर सकते हैं। तो पाठ संपादन लॉजिकल होना चाहिए। और तीसरा बिंदु मैं जोड़ता हूं, तीसरा और चौथा बिंदु, पाठ संपादन कैसा होना चाहिए? तो इतिहासानुप्राणित तुलनात्मक दृष्टि से संपादन होना चाहिए। इट शुड बी बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको देखना होगा। ये सबसे पुरानी पांडुलिपि में ऐसा है, मध्यकाल में ऐसी पांडुलिपि में ऐसा परिवर्तन हो गया, अर्वाचीन समय में ऐसा हो गया। तो इतिहास को ध्यान में रखते हुए, यानी कालानुक्रम को ध्यान में रखते हुए, जैसे कि ब्राह्मी लिपि से निकली सिद्ध मातृका, कुटिलाक्षर, कुटिलाक्षर के बाद शारदा लिपि, ग्रंथ लिपि, तो देवनागरी की पांडुलिपियों के आधार पर जब चयन करते हैं, तो देवनागरी तो 12वीं 13वीं शताब्दी 10वीं शताब्दी से वैसे आकारित होती है और 12वीं शताब्दी में उसका स्वरूप स्थिर हो जाता है। तो देवनागरी, केवल देवनागरी पांडुलिपियों पर जब काम करते हैं, तो वो 12वीं से 14वीं शताब्दी का पाठ हो सकता है।
बट वंस यू रिफर्ड एनी शारदा मैन्यूस्क्रिप्ट और ग्रंथ मैन्यूस्क्रिप्ट, तो लिपियों की उत्क्रांति को देखते हुए वो अधिक प्राचीनतर मानी जाती हैं, शारदा लिपि और ग्रंथ लिपि। तो ऐसी प्राचीनतर लिपियों में प्राप्त हो रहे पाठ वेद को आप पसंद करेंगे तो वो इतिहासानुप्राणित कहा जाएगा, आपने ऐतिहासिक दृष्टि को ध्यान में रखा है। एंड देयर आफ्टर आपका कंपैरेटिव स्टडी भी होगा, तुलनात्मक अध्ययन होगा कि दोनों मेरे आमने सामने हैं, कितनी पांडुलिपि में कौन सा पाठ है, दूसरी कौन सी पांडुलिपि में कौन सा पाठ है। यू हैव कंपैरेटिव स्टडी ऑल्सो कि किस पाठांतर को कितनी अधिक पांडुलिपियों का समर्थन मिल रहा है। हाउ मेनी विटनेसेस आर देयर टू प्रमोट अ पर्टिकुलर वेरिएंट। अमुक निश्चित पाठांतर को प्रस्तुत करने वाली पांडुलिपियों की संख्या कितनी है, उनमें से कितनी पांडुलिपियां अधिक प्राचीनतर है। तो ऐसा आपके पास कंपैरेटिव स्टडी होना चाहिए। तो दिस आर द 4 पॉइंट्स। आपका पाठ संपादन इन 4 बिंदुओं पर आधारित होना चाहिए। इट शुड बी ऑब्जेक्टिव, इट शुड बी लॉजिकल, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एवं कंपैरेटिव स्टडी। तो इन 4 बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए जब आप पाठ संपादन करेंगे तो वो आपका निर्णय सही सिद्ध होगा। यहां पर जब मैं कह रहा हूं कि योर टेक्स्ट एडिटिंग शुड बी ऑब्जेक्टिव, तो सब्जेक्टिव क्या होता है? ये शब्द सापेक्ष है। वस्तुनिष्ठ का ऑपोजिट होता है आत्मलक्षिता से भरा हुआ पाठ संपादन। मुझे ये अच्छा लगता है। कभी कभी कोई विद्वान ऐसे आते हैं संपादक के रूप में जो कहते हैं कि मुझे ये शब्द बहुत अधिक पसंद है, मुझे लगता है कि कालिदास ने यही लिखा था, आदि शंकराचार्य ने यही लिखा होगा, ये मैं मानता हूं। तो मैं वाला पाठ संपादन नहीं चलेगा। संपादक की स्वकीय रुचि एवं अरुचि को संपादन में कोई स्थान नहीं होता है। यदि आप ऐसा करेंगे कि मैं कहता हूं, आप मान लीजिए मैं आपके गुरु के स्थान में बैठा हूं, हाँ भाई आप हमारे गुरु जरूर है, वंदनीय है, पूजनीय है, लेकिन आपका व्यक्तिगत पसंद नापसंद का पाठ हम क्यों माने? हम तो वही पाठ को मानेंगे जो प्राचीनतर पांडुलिपियों पर आधारित होगा। ये बात ध्यान से समझ लीजिए आप कि आपको संपादक को अपनी रुचि अरुचि को बीच में लाना नहीं है। इट शुड बी ऑब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव ओनली। ऑब्जेक्टिव मीन्स दस्तावेजीय प्रमाण पर आधारित पांडुलिपियों के साक्ष्य पर आपका पाठ चयन होना चाहिए। 5वां बिंदु है समीक्षित आवृत्ति का प्रारूप, फॉर्मेट ऑफ ए क्रिटिकल एडिशन आपको ध्यान में होनी चाहिए। ठीक है। एवं अपनी मर्यादाओं का स्वीकार और भावी कार्य का निर्देश भी आपको करना चाहिए। एज ए ट्रू रिसर्चर you are supposed to declare the lapses and limitations of your edition। कि भाई मैंने 13 पांडुलिपियों पर कार्य किया है। वैसे तो न्यू कैटलॉगस कैटलॉगरम वगैरह में शताधिक पांडुलिपियां उपलब्ध है ऐसा दिखाया जा रहा है, लेकिन मेरी वैयक्तिक मर्यादाओं के कारण मैं बहुत सारी सामग्री एकत्र नहीं कर पाया हूँ, या मैंने केवल देवनागरी पांडुलिपियों पर ही कार्य किया है। हो सकता है कि कश्मीरी की शारदा लिपि में, साउथ इंडिया की मलयालम में और ग्रंथ लिपि में कुछ अन्य पाठ भी रहा होगा। तो आपको अपनी कार्य की मर्यादाओं का भी भान होना चाहिए और उसको आपको उजागर करना चाहिए। कोई ऐसा ना माने कि आपका संपादन फाइनल है, भविष्य में क्या क्या करणीय अभी अवशिष्ट रहा है वो भी आपको डिक्लेयर करना चाहिए। तो ये एक तटस्थ स्वस्थ मन का, तंदुरुस्त मगज का संपादक ऐसा कार्य करेगा। अब एक चित्र के माध्यम से मैं आपको एक बात पहले बता देना चाहता हूं कि पाठालोचना वो क्या है। वो एक वृक्ष का शीर्षासन मैंने इस चित्र में करवाया है। उसमें चोटी से पांव तक की खोज है। तो वृक्ष की चोटी तो होती है पर्णों में, पर्ण नीचे में रख दिए हैं,
और पर्ण यानी वर्तमान काल में उपलब्ध हो रही पांडुलिपियां। मान लीजिए पर्ण शब्द से प्राकृत में पन्न बनता है, पन्न से पान, पान नंबर इत्यादि हम बोलते हैं। तो हिंदी भाषा में, गुजराती भाषा में, मराठी में पन्ना, पन्न, पान, ये सारे शब्द मूल संस्कृत से अवतरित हुए हैं। तो पर्ण अर्थात पांडुलिपियां, पर क्योंकि वो भुर्ज पत्र पर लिखी गई है या ताड़ पत्र पर लिखी गई है, तो पर्ण यानी ताड़पत्र या भुर्ज पत्र, इसको हम पांडुलिपि कहते हैं, जो वर्तमान काल में आज उपलब्ध हो रही है। पूरा वृक्ष को तो मिलता ही नहीं है। इन उपलब्ध हो रही पांडुलिपियों का तुलनात्मक अभ्यास करने से क्या होता क्या है, तो अदृश्यमान शाखाएं खोजने का उपक्रम हाथ लगता है कि कितने कितनी शाखाओं में ये ग्रंथ प्रवाहित हुआ है। हाउ मेनी रिसेंशन, हाउ मेनी वर्जन्स ऑफ ए पर्टिकुलर टेक्स्ट दिख रहा है। जब आप उपलब्ध हो रही पांडुलिपियां का अध्ययन करेंगे, कंपैरेटिव स्टडी करेंगे संतुलन पत्रिका के आधार पर, तो ये बात निश्चित है कि भले आपके टेबल पर केवल पांडुलिपियां हैं, ताड़पत्र और भुर्जपत्र वाली पांडुलिपियां हैं, लेकिन वो पांडुलिपियां कौन कौन सी शाखा के साथ जुड़े हुए हैं वो आप देख पाएंगे। मीन्स यू कैन फाइंड आउट वाचना, उत्तरी वाचना में ऐसा है, दक्षिणी वाचना में ऐसा है। तो संक्षेप में पांडुलिपियों के सहारे किसी भी ग्रंथ के कालग्रस्त हुए मूलगामी पाठ को खोजने की प्रक्रिया हम कर पाएंगे, जिसी को पाठालोचना कहते हैं। योर स्टार्टिंग पॉइंट इज पांडुलिपि, ताड़पत्र और भुर्जपत्र। आपको जाना कहाँ है? कवि के घर जाना है। मूल में क्या लिखा था? वृक्ष की जैसे मूलियां होती हैं जो जमीन में दबी हुई होती हैं, उसी तरह से हमारे शास्त्रकारों के, हमारे कवियों के अपने हाथ से लिखा हुआ ऑटोग्राफ, स्वहस्तलेख, जिसको ऊर टेक्स्ट कहते हैं, वो कालग्रस्त हो गया, अंधेरे में गया है। लेकिन उसका हम अनुमान कर सकते हैं, मूलगामी पाठ को हम खोज सकते हैं। इसी को पाठालोचना कहते हैं। तो वृक्ष की जड़ें यानी ग्रंथकार का विलुप्त स्वहस्तलेख, उसमें क्या लिखा था, वो हमारी गवेषणा का विषय है। और वृक्ष की शाखाएं साथ साथ में, एक ही ग्रंथ भारत में कितनी शाखाओं में प्रचलित हुआ है, प्रसारित हुआ है, वो भी हमारी खोज का विषय है। हाउ मेनी रिसेंशन आर देयर ऑफ ए पर्टिकुलर टेक्स्ट, वो भी हमें निश्चित करना है। और मूल में क्या लिखा था, दैट इज ऑल्सो द पॉइंट ऑफ रिसर्च। दिस आर द टू लास्ट पॉइंट। आप ध्यान से समझ लीजिए। एक वृक्ष के चित्र के माध्यम से पूरी पाठालोचना की प्रक्रिया को आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। पाठालोचना में इदम प्रथमतया क्या करणीय होता है, ठीक है? तो परंपरागत, मौलिक एवं श्रुत परंपरा दो तरह से चलती है। या तो ओरल ट्रेडिशन हो सकती है, कानों से सुना हुआ होता है पाठ, जैसे भगवान बुद्ध और भगवान महावीर की वाणी हो, वेद मंत्र हो, तो वो ओरल ट्रेडिशन में आते हैं वो ग्रंथ हमारे पास। और तदभिन्न जो होते हैं वो पांडुलिपियों के माध्यम से हम तक पहुंचता है। तो मौखिक परंपरा से तथा पांडुलिपियों में संचरित हुआ पाठ कितनी वाचनाओं में प्रवहमान है, कितनी शाखा प्रशाखाओं में ये ग्रंथ फैला हुआ है, इसका सबसे पहले निर्णय किया जाना चाहिए। तदनंतर इन वाचनाओं का पौर्वापर्य का निर्धारण भी होना चाहिए। उत्तरी वाचना पहले निकली होगी या दक्षिणी वाचना पहले निकली होगी, उन दोनों में से प्राचीनतर कौन है, प्राचीन कौन है, प्राचीनतर कौन है, उसका निर्णय होना चाहिए। क्योंकि समग्र पाठ संपादन की प्रक्रिया वो प्राचीन से प्राचीनतर और प्राचीनतर से प्राचीनतम, और हो सके तो मूल कवि का पाठ क्या है, अतीत में जाने की ये प्रक्रिया है। वो मैंने पहले दिन कहा था। तो जब दो वाचनाएं ऐसा आप निश्चित कर लेते हैं कि देयर आर टू रिसेंशन, डिफरेंट रिसेंशन, एक उत्तरी रिसेंशन है, एक सदर्न रिसेंशन है, तो उन दोनों में पहली कौन है, पश्चातवर्ती काल में कौन रिसेंशन डेवलप हुई है, जो सबसे प्राचीनतर होगी उसके पाठ को आप प्राधान्य देंगे, उसके आधार पर पाठ संपादन करेंगे। दूसरे शब्दों में कहे तो
विभिन्न वाचनाओं के पाठ में प्राचीनता या परवर्ती काल का पाठ निर्णित कर लेना चाहिए। इसी से ही समीक्षित आवृत्ति यानी क्रिटिकल एडिशन में ग्राह्य पाठ के रूप में यानी अधिकृत पाठ को स्थापित किया जाएगा। दो वाचनाओं में से कौन सी पूर्ववर्ती है, उसके पाठ को प्राधान्य देकर आपको पाठ संपादन करना है। और तद भिन्न यानी अग्राह्य जो परवर्ती काल की वाचना है, उसकी जो पांडुलिपियां हैं, उन पांडुलिपियों में जो पाठभेद मिलते हैं, उनको आपको पाद टिप्पणी में प्रदर्शित करना है। तो दिस इज द वे इन विच यू आर गोइंग टू एडिट ए टेक्स्ट। अब इनके साथ जुड़े पाठ संपादन के जो सिद्धांत है, 1 2 3 4 करके हम 5-6 सिद्धांत मुख्य रूप में जो चलते हैं, वो आपके सामने रखेंगे। बीच बीच में आवश्यकता होने पर कुछ उदाहरण भी मैं बताता रहूंगा। तो बृहत कल रामायण महाभारत के संदर्भ में हमने 2 कैनन देखे हैं, 2 अधिनियम की बात कर दी है, उसको पहले ध्यान में ले लेते हैं। आर्ष महाकाव्यों में यानी रामायण महाभारत में ऋषि प्रणीत महाकाव्य यानी वाल्मीकि और व्यास मुनि प्रणीत महाकाव्यों में बृहद एवं अलंकृत पाठ मीन्स टेक्सास ऑर्निटियर की अपेक्षा से लघु एवं सीधा सरल पाठ, जिसको टेक्सास सिंप्लिसियर कहा जाता है, वो मौलिकता के नजदीक होता है, उसको आधार बनाना है। जैसा कि महाभारत की दाक्षिणात्य वाचना में सुभद्रा विवाह के बाद जामाता अर्जुन को दहेज में बलभद्र ने और श्री कृष्ण ने क्या क्या दिया। वैसे तो अर्जुन कृष्ण का सखा है, लेकिन श्री कृष्ण और बलराम की बहन सुभद्रा का वो अपहरण करके ले जाता है, दामाद बन जाता है अर्जुन। तब दामाद अर्जुन को उन लोगों ने क्या क्या दहेज में, दावरी में क्या क्या दिया, उसका विस्तृत वर्णन साउथ इंडिया की पांडुलिपियों में मिलता है, उत्तर भारत में नहीं मिलता है। इसका विस्तृत वर्णन करते हुए श्लोक में से कुछ 2 मैंने दिए हैं यहाँ पर। भूषणानां तु मुख्यानां शतभारं ददौ धनम मुक्ताहाराणि शुभ्राणि शतसंख्यानि केशव। केशव ने क्या क्या दिया, तो मुक्ताहार दिए शुभ्र वर्ण के, अनेक आभूषण दिए, और शतभारम ददौ धनम प्रवालानां सहस्रंच तथा अन्यान् अपि भारत सुवर्णपाद पीठानां महारहस्तरणांस्तथा। बिछौने दिए, सुवर्णपाद पीठ बाजठ दिए, पांव रखने के लिए स्वर्ण मंडित, सुवर्ण जड़ित। तो ऐसा करके जो धन दौलत जो दावरी के रूप में अर्जुन को भेंट की जाती है, उसका वर्णन केवल साउथ इंडिया की वाचना में, रिसेंशन में दिखाई पड़ता है। लेकिन ऐसा कोई वर्णन उत्तरी वाचना में नहीं मिलता है। उत्तर भारत की एक भी पांडुलिपि में ऐसा अर्जुन को क्या क्या दावरी में दिया गया वो नहीं लिखा है। जहां पर ऐसा विस्तृत पाठ होता है, बृहद एवं अलंकृत पाठ, उसको त्यागना है, वो पश्चातकालिक होता है, पश्चातवर्ती समय में ऐसा पाठ आता है। तो ये स्थिति है। देवनागरी वाचना में देखिए, इसका प्रथम ये जो नियम है, उस प्रथम नियम का एक अपवाद भी मेरे ध्यान में आया है, जो मैंने काम किया है अभिज्ञान शाकुंतल पर। तो अभिज्ञान शाकुंतल की देवनागरी वाचना में 7 अंकों में कुल मिला के 190 श्लोक है। लेकिन दक्षिणात्य पांडुलिपियां जब मैंने देखी शाकुंतल की, तो उसमें देर आर 193 श्लोकास। समग्र 7 अंक के कुल मिलाकर श्लोक संख्या 193 है। बंगाली में 234 श्लोक मिलते हैं, मैथिली में उनमें एक कम है, 233 श्लोक मिलते हैं, और कश्मीरी वाचना को देखते हैं तो 231 श्लोक वाला पाठ मिलता है। तो अब यदि ये पहला अधिनियम यहां लगाएंगे कि जिसमें लघु पाठ है, कम श्लोक है, वही कालिदास प्रणीत है, तो हम गलत सिद्धांत पर जाएंगे। जो सिद्धांत रामायण महाभारत के लिए सही है, वो एक कर्तृक रचना कालिदास के इस नाटक पर लागू नहीं की जा सकती। तो सभी नियम के अपवाद होते हैं। तद अनुसार ये सिद्धांत रामायण महाभारत तक एकदम सही खरा उतरता है। लेकिन वही सिद्धांत जब हम
क्लासिकल संस्कृत में लगाते हैं तो वहां पर, क्योंकि वहां तो ऑर्नेट पोइट्री ही आ रही है अलंकृत, तो वहां ये सिद्धांत नहीं चलेगा। ठीक है, स्लाइड नंबर 7 पर अब देखिए, मैंने जो रिसर्च की है उसमें द जर्नी ऑफ द टेक्स्ट मैंने निर्धारित की है। मैं मानता हूं कि जो 0 पॉइंट पर खड़ा है कवि प्रणीत पाठ, वो आज कालग्रस्त हो गया है। कालिदास ने अपने हाथ, बस यही रखिए, कालिदास ने अपने हाथ से जो नाटक लिखा था वो मूल पाठ तो कालग्रस्त हो गया है। वी हैव नो आइडिया कि एक्चुअली कालिदास ने कितना लिखा था। लेकिन इस नाटक की दो रिसेंशन है, एक बृहत पाठ परंपरा है, दूसरी लघु पाठ परंपरा है। वो किस क्रम में डेवलप हुई है, वाचनाओं का क्रम मैंने निश्चित किया है तर्क के आधार पर, इंटरनल एविडेंस के आधार पर। तो 0 पायदान पर कवि प्रणीत पाठ है जो आज कहीं से मिलता नहीं है, लेकिन एक प्रथम पायदान पर 750 में जो शारदा लिपियां है बुर्ज पत्र पर लिखी हुई, उनमें ऐसी 5 पांडुलिपियां मैंने खोज निकाली है। 3 ऑक्सफोर्ड से मंगवाई, एक भांडारकर इंस्टीट्यूट से प्राप्त हुई जो जर्मनी से घूमती फिरती भांडारकर में आई है, और एक श्रीनगर स्वयं जाकर मैं ले आया आलम इकबाल लाइब्रेरी से। तो कश्मीरी वाचना 750 वाली है, यानी प्राचीनतम समय की जो पाठ परंपरा आज उपलब्ध है वो कश्मीरी पाठ है, जो अद्यावधि अप्रकाशित था। अद्यावधि फर्स्ट टाइम मैंने उसका संपादन किया, 2018 में वो प्रकाशित हुआ है राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान के द्वारा, कश्मीरी पाठ। उसमें मिथिला वासियों ने, मिथिला की नटमंडली ने बहुत सारे नए श्लोक जोड़ दिए, और नए श्लोक जोड़कर एक बृहत से बृहत्तर पाठ बनाया। वो मिथिला परंपरा का है, मैथिली पाठ जिसको मैं कहता हूं। उसमें और एक दो नए श्लोक जोड़कर बंगालियों ने बृहत्तम पाठ बना दिया। अब ये नाटक इतना लंबा, क्योंकि न केवल श्लोक जुड़ेंगे, श्लोक के साथ गद्य वाक्य भी उसमें जुड़ जाएंगे, गद्य संवाद भी आएंगे। तो ये नाटक क्रमशः बढ़ता गया, बढ़ोतरी पहले होती है, इंक्रीज होते हैं श्लोक नंबर, डायलॉग नंबर, और जिसके कारण वो 3 घंटे की समयावधि में प्रस्तुत करने योग्य नहीं रहता है। तो दक्षिण भारत की नटमंडली ने देखा कि निश्चित समय में यदि इस नाटक को प्रस्तुत करना है तो कुछ श्लोकों को उनमें से कैंची चला के काट देना जरूरी है। तो इस श्लोक में, इस नाटक के पाठ में श्लोकों की कटौती की गई और एक संक्षिप्त पाठ बनाया गया। कालक्रम से वही पाठ जब कर्नाटक के बॉर्डर से मध्य भारत में देवनागरी बेल्ट में प्रवेश करता है तो उस नाटक में और कटौती, 3 श्लोक हटाए जाते हैं, कुछ डायलॉग हटाए जाते हैं। तो देवनागरी पाठ 14वीं शताब्दी या 16वीं शताब्दी का हो जाता है। तो आज जो समग्र भारत देश में कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतल के नाम पर जो नाटक पढ़ाया जाता है वो 16वीं शताब्दी का कर्नाटकी परंपरा का पाठ है, जिस पर राघव भट्ट की कमेंट्री उपलब्ध होती है, अर्थद्योतनी का। तो आप देखिए, हम इतने अंधेरे में जी रहे हैं। हु वॉज द फर्स्ट मैन कि जिसने कहा कि ये देवनागरी पाठ के आधार पर पठन पाठन होना चाहिए? इसकी भी मैंने गवेषणा की, तो मैंने ये पाया है कि ये पहले कहने वाले बंगाल के ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर यद्यपि थे बंगाल के, फिर भी उन्होंने बंगाली पाठ की फेवर नहीं की, क्योंकि उसमें बहुत अश्लील श्लोक है। ऐसे अश्लील श्लोक कालिदास नहीं लिख सकते हैं। वो समाज सुधारक राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, तो बंगाल की उस समय की वो गैलेक्सी ने कहा, विद्वानों की गैलेक्सी ने, कि देवनागरी पाठ ठीक है, वही कालिदास लिख सकते हैं। तो तब से लेकर आज दिन तक हम लोग 16वीं शताब्दी का किसी नटमंडली ने बनाया कटा फटा संक्षिप्त तर किया गया पाठ पढ़ा रहे हैं। दिस इज द ट्रेजिक सिचुएशन। लेकिन आपने जब सुना मेरे मुंह से कि कश्मीरी पाठ अब मैंने उपलब्ध करवाया है, जो 8वीं शताब्दी का पाठ है, उसमें आप देखेंगे तो देयर इज अ ड्रास्टिक चेंज बिटवीन दिस टू वर्जन ऑफ ड्रामा। कश्मीरी का पाठ अलग है और देवनागरी का अलग है।
तो यहाँ पर यह सिद्धांत काम नहीं करेगा। बृहद एवं अलंकृत पाठ की अपेक्षा से जो लघु पाठ होता है वह प्राचीनतर होने की अधिक संभावना है। यह नियम का अपवाद शाकुंतल में दिखाई पड़ रहा है। सिद्धांत नंबर 2, कल मैंने मैक्स मुलर का स्मरण करते हुए ये नियम कहा था कि पाठ संपादक को अशुद्धि एवं पाठांतर में विवेक करना चाहिए। अशुद्धि को फुटनोट में पाठांतर के रूप में नहीं लिखना चाहिए। पांडुलिपियों में संचरित हुए पाठ में जो विषमताएं दिखाई पाई जाती है उनमें से किसको लहिया के अनवधान या अज्ञान जनित अशुद्धि कही जाए और किसको सार्थक पाठांतर कहा जाए, उसका विवेक प्राप्त करना चाहिए पाठ संपादक को। और जो मीनिंगफुल वेरिएंट होगा उसको ही वह फुटनोट में लिखेगा। यह अनुभव सायण भाष्य के साथ जब ऋग्वेद का संपादन किया गया तब मैक्स मुलर ने पहली बार बताई थी। जैसे कि इंद्र शब्द के स्थान में न द के स्थान पर अनुस्वार घटित भी होता है, अनुस्वार रहित इद्र भी लिखा जाता मिलता है। तो ये दोनों अशुद्धियां हैं। बृहस्पति के स्थान में बृहस्पति बना दिया है किसी ने, या शकुंतला के स्थान में शंकुतला, शकुंतला, शकुंतला, और स्थिति के स्थान में स्थिति ही इत्यादि जो मिलते हैं वो सारी स्क्राइबल एरर है, लिपिकार की अशुद्धियां हैं। उसको पाठभेद मानकर लिखने की आवश्यकता नहीं है। किंतु रघुवंश जैसे काव्य में राजेंद्र के बदले में यदि राजेंद्र मिलता है तो इट कैरीज सम डिफरेंट मीनिंग, तो उसको पाठभेद के रूप में आपको फुटनोट में लिखना पड़ेगा। उसी तरह से कपालिनः के स्थान में यदि पिनाकिनः मिलता है, दोनों शंकरवाचक है, पर्यायवाची शब्द, लेकिन भिन्न अर्थ छटा लेकर आता है, इसलिए उसको पाठांतर कहा जाएगा और फुटनोट में उसको लिखना पड़ेगा। दोनों में से किसी एक का चयन करना होगा, जो प्रकरण के अनुरूप होगा उसको आप उठाएंगे। तो जो मैक्स मुलर ने कहा था उसको ध्यान में लेना चाहिए, नहीं तो आपका पाठ संपादन जो होगा वो अशुद्धियों से फुटनोट भर जाएगी और लदा हुआ वो ग्रंथ बन जाएगा। अनावश्यक ऐसा विस्तार करने की जरूरत नहीं होती है। सिद्धांत नंबर 3, पाठांतरों की ग्राह्यता का विवेक करना। मल्टीपल वेरिएंट्स आर अवेलेबल, किसको आप चुनेंगे, किसका चयन करेंगे? तो पहला बिंदु है कठिन या दुरूह, जिसको लेक्टियो डिफिसिलियर कहते हैं। अल्प प्रयुक्त पाठांतर को ही पहले पसंद करना चाहिए। आपको प्रिफर द हार्डर वेरिएंट फर्स्ट। जो कठिन, समझने में दुर्बोध है, सुगम नहीं है, थोड़ी माथापच्ची करनी पड़ती है, कुछ देर के बाद समझ में आता है, ऐसे डिफिकल्ट शब्द जब मिलते हैं पाठांतर के रूप में तो उसका पहले चयन करना चाहिए। वो प्राचीनतम शब्द होता है, क्योंकि लिपिकारों का मेंटालिटी ऐसी होती है, जब एक पांडुलिपि से दूसरी पांडुलिपि, दूसरी से तीसरी पांडुलिपि बनाई जाती है तो नॉर्मली लिपिकार की मानसिकता ऐसी होती है कि वो लोग पाठ को आर्ष रूप को हटाकर, अपाणिनीय शब्दों को हटाकर उसके स्थान में सरलीकृत सुबोध पाठ को लिखने के वो आदती हो जाते हैं, व्याकरण के अनुकूल उसको बनाकर छोड़ते हैं। तो ऐसे जो भी मरम्मत किए हुए पाठांतर होते हैं वो परवर्ती काल के होते हैं। जैसे कि साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते, यहाँ पर शंकराचार्य ने विशिष्यते के स्थान पर विमुच्यते ऐसा पाठभेद स्वयं शंकराचार्य ने अपने भाष्य में लिखा है। तो यहाँ समबुद्धिर्विशिष्यते को थोड़ा समझने में कठिनाई होती है, तो विमुच्यते वो एकदम सीधा करेक्ट है। पूर्वा परो तो यनिधीव गाह्य स्थितः पृथिव्या इव मानदंडः, कुमार संभव का पहला श्लोक। तो यहाँ पर तोय निधि वगाह्य को हटाकर, वगाह्य को हटाकर वल्लभ देव ने, जो 10वीं शताब्दी के शारदा लिपि वाले हैं, उन्होंने विगाह्य ऐठा वी उपसर्ग रखा है। तो वो सरलीकृत पाठांतर है, सरलीकृत पाठ भेद है। कैसे?
तो पाणिनीय व्याकरण शास्त्र में आप देखिए, पूर्वा परो तोय निधि दोनों प्रगृह संज्ञक द्विवचनांत दीर्घ इकारांत द्विवचन के रूप है। और अवगाह्य, अव उपसर्ग आकार का लोप हुआ है और वगाह्य लिखा है। वो कोई गलत नहीं, अशुद्ध पाठ नहीं है, सही है। लेकिन अव उपसर्ग का आकार का लोप होता है, ऐसा भागुरी नाम के वैयाकरण ने कहा था। वष्टि भागुरी रल्लोप इत्यादि करके कारिका है। अव और अपि में से आकार का लोप होता है, ऐसा एक भागुरी का नियम है, जिस नियम का आश्रय करके कालिदास ने यहाँ पर पहले श्लोक में वगाह्य लिखा है। जो ऐसे कठिन दुर्बोध शब्द रूप को समझ नहीं पाया, उन्होंने वगाह्य के स्थान पर विगाह्य ऐसा सरलीकृत पाठांतर प्रस्तुत कर दिया। उसी तरह से राजर्षि वंशस्य रवि प्रसूते उपस्थितः। तो अब ज्यादा उदाहरण नहीं देखेंगे क्योंकि बहुत सारी स्लाइड मुझे दिखानी, आगे बढ़ते हैं। सिद्धांत नंबर 4, पाठांतरों में ग्राह्य ग्राह्यता का निर्णय कैसे करें। अनेक पाठ भेदों में से जिस पाठांतर में आंतरिक संभावना यानी इंट्रिंसिक प्रोबेबिलिटी होती दिख रही होती हो, ऐसे पाठांतर को ग्राह्य रखना चाहिए। यू शुड प्रिफर दैट वेरिएंट विच इज इंट्रिंसिकली प्रोबेबल। कृतिनिष्ठ आंतरिक संभावना देखनी है आपको कि आगे पीछे के संदर्भ में क्या उचित रहेगा। एक उदाहरण में दिखाता हूं। शाकुंतल के आरंभ में दुष्यंत आ रहा है, उसकी नोटिस देने के लिए नेपथ्य से कहा जा रहा है, भो भो तपस्विनः सन्निहिता भवत तपोवन सत्व रक्षायै। तपोवन के पाल सत्व यानी पशु प्राणी, तपोवन के पशुओं की रक्षा के लिए हे तपस्वी, कण्व मुनि के आश्रम में रहने वाले तपस्वी लोग, आप एकत्र हो जाइए। तो इस शब्द में सत्व के स्थान पर कतिपय पांडुलिपियों में सत्र रक्षा यही ऐसा पाठभेद भी मिलता है। तो सत्व से सत्र भी लिखा जा सकता है या सत्र से सत्व भी लिखा जाता है। ड्यूरिंग द रीराइटिंग ऑफ ए मैन्युस्क्रिप्ट, प्रतिलिपिकरण की प्रक्रिया के दौरान कदाचित किसी ने सत्र के स्थान पर सत्व लिख दिया या सत्व के स्थान पर, दोनों बोथ आर इंटरचेंजेबल। तो यहाँ दो पाठभेद हमारे सामने है। तपोवन सत्व रक्षायै भी मिलता है, तपोवन सत्र रक्षायै भी मिलता है। सत्र यानी यज्ञ, कण्व मुनि के तपोवन में चल रहे यज्ञ की रक्षा के लिए हे तपस्वी लोग, आप एकत्र हो जाइए, एकत्र हो जाइए, ऐसी गूंज उठती है। तो यहाँ पर दो पाठ वेद हैं, उनमें से किसका हम ग्रहण करेंगे? तो आंतरिक संभावना युक्त पाठ को लेंगे। इंट्रिंसिक प्रोबेबल किसको कहते हैं, उसका ये उदाहरण है, ध्यान से समझिए उसको। तो प्रतिलिपिकरण के दौरान किसी अज्ञात लहिया ने दृष्टि भ्रमवशात त्व को त्र बना दिया हो सकता है। तो मूल में कालिदास ने क्या लिखा होगा, ये कैसे निर्णय करेंगे? तो उसकी पाठालोचना के लिए आपको पूर्वापर संदर्भ रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट को देखा जाना चाहिए। तो आपको आगे कहा गया है, प्रत्यासन्न किल मृग्या विहारी पार्थिवो दुष्यंतः। नजदीक में ही है, प्रत्यासन्न यानी नजदीक में ही है। कौन? मृगिया विहारी, शिकार के लिए निकला राजा दुष्यंत आ रहा है। वो कोई राक्षस नहीं था कि कण्व मुनि के यज्ञ का ध्वंस करने आ रहा हो। इसका इंटेंशन तो आश्रम के मृग को मारना है। इसीलिए सत्व शब्द पूर्वापर संदर्भ में ठीक बैठता है। तो इस रंग सूचना जो दी जा रही है, प्रत्यासन्न किल मृग्या विहारी पार्थिवो दुष्यंत, तो मृग्या विहारी शब्द के आधार पर हम ये तय कर पाते हैं, निश्चित कर पाते हैं कि मूल में कालिदास ने सत्व रक्षा यही लिखा था, सत्र नहीं लिखा था। क्योंकि दुष्यंत का आगमन यज्ञ ध्वंस नहीं था। ठीक है, तो इसको कहते हैं आंतरिक संभावना पूर्ण पाठ भेद। तो सत्व रक्षा इज
इंट्रांसिकली प्रोबेबल कहा जाएगा, और जो सत्र रक्षा यही है वो है ट्रांसक्रिप्शनल प्रोबेबिलिटी, अनुलेखन के दौरान पैदा हुआ पाठभेद। दृष्टि ब्रह्मवशात एक पांडुलिपि से दूसरी पांडुलिपि, अनुलेखन प्रतिलिपिकरण के दौरान क्रिएट हुआ वो पाठभेद है। सो यू शुड चूज सत्व रक्षा, यही, देन इट विल बी कंसिडर एज ए ओरिजिनल वन। अब देखिए आंतरिक संभावना वाले पाठांतर का एक श्रेष्ठ उदाहरण, इंट्रांसिक प्रोबेबिलिटी। एक दूसरा उदाहरण भी, शाकुंतल पर मैंने काम किया है तो बहुत से उदाहरण मेरे मन में वही घूमते रहते हैं। शकुंतला जब चतुर्थ अंक में विदाई लेती है, पिता कण्व मुनि का घर छोड़ के वो ससुराल हस्तिनापुर में जा रही है, तो बोलती है, कथम तातस्य अंकात परिभ्रष्टा मलय पर्वतोन्मूलिता चंदन लते व देशांतरे जीवितम धारयिष्यामि। मलय पर्वत से उन्मूलित की गई चंदन लता जैसी मैं नाजुक उस देशांतर में हस्तिनापुर में कैसे मेरा जीवन धारण कर पाऊंगी, सोशल एडजस्टमेंट में कैसे कर पाऊंगी। यह पाठ, चंदन लता वाला पाठ, मैथिली की पांडुलिपियों में है, बंगाल की सभी पांडुलिपियों में उपलब्ध है, साउथ इंडिया की सभी पांडुलिपियों में उपलब्ध है, सभी देवनागरी में भी वही चलता है, प्रकाशित संस्करणों में भी वही वाक्य है। केवल जब मैंने फॉर द फर्स्ट टाइम कश्मीरी पांडुलिपियां चेक की तो वहां पर सर्वथा भिन्न वाक्य मुझे प्राप्त हुआ। उसके प्रतिपक्ष में, यानी चार चार वाचनाओं के प्रतिपक्ष में, मैथिली, बंगाली, दाक्षिणात्य, देवनागरी सबके विरुद्ध में कश्मीरी में क्या मिला, करिसार्थ परिभ्रष्टा करेणुका इव कथम तत्र जीवनम धारयिष्यामि। करिसार्थ यानी, करी यानी हाथी, सार्थ यानी समुदाय, हाथियों के झुंड से परिभ्रष्ट हुई, विगलित हो गई, बिछड़ गई, करेणुका छोटी सी हथीनी जैसी मैं वहां कैसे जीवन धारण कर पाऊंगी। यहाँ तो कण्व मुनि के आश्रम में कण्व मुनि स्वयं गजराज है, शारंग और शारद्वत जैसे बड़े भाई हैं जो शकुंतला की रक्षा करते हैं। तो इन तपस्वियों के बीच में शकुंतला अपने आप को सलामत महसूस करती हैं, लेकिन आज उसको अकेले ससुराल जाना है। तो उसको लगता है कि मैं करिसार्थ से परिभ्रष्ट हुई एक छोटी सी हथीनी जैसी अब अकेले में कैसे ससुराल में जा पाऊंगी, वहां कैसे जीवन धारण कर पाऊंगी। अब वी हैव ए क्वेश्चन नाउ कि व्हाट कालिदास माइट हैव रिटन। दो तरह के पाठ है, एक और मेजॉरिटी ऑफ द स्कूल है, चार चार वाचनाओं कहती हैं कि मलय पर्वतोन्मूलिता चंदन लतेव कथम तत्र जीवनम धारयिष्यामि, ऐसा शकुंतला के मुख में वाक्य है। केवल शारदा लिपि, कश्मीर की पांडुलिपियों में करिसार्थ परिभ्रष्टा करेणु का पाठ मिलता है। व्हाट टू डू, कालिदास ने क्या लिखा होगा, ये हमारी समस्या है। उस समस्या में से समाधान कैसे ढूंढा जाए। तो इसमें लहिया का अज्ञान प्रमाद आदि कारणभूत नहीं है, बाय मिस्टेक ऐसा नहीं हुआ है। सत्व से सत्र वो बाय मिस्टेक हो सकता है, लेकिन यहाँ तो आप देखिए पूरा वाक्य ही अलग है। यहाँ अनुलेखनीय संभावना का तो पक्ष ही खड़ा नहीं होता, प्रश्न ही नहीं उठता है। सर्वथा नवीन पाठांतर है, येलो कलर में जो दिख रहे हैं। तो किस पाठांतर का समर्थन करने वाली वाचनाएं हैं, तो साक्षियों की संख्या की दृष्टि से देखा जाए तो चार चार वाचनाएं हैं, मिथिला, बंगाल, दक्षिण और देवनागरी। यदि संख्या के आधार पर निर्णय करेंगे तो चंदनलता को मानना पड़ेगा कि यही कालिदास ने लिखा था, लेकिन वो आंतरिक संभावना युक्त नहीं है। शकुंत, आप देखिए लॉजिक कहाँ है, तर्कनिष्ठ आपका संपादन होना चाहिए, ऐसा मैंने कहा था ना आपको। तो तर्कनिष्ठ संपादन ये है कि शकुंतला का संवर्धन माता मेनका उसको कण्व मुनि के आश्रम के पास जन्म देकर भाग गई थी स्वर्ग में, और पक्षियों के द्वारा सुरक्षित की गई। शकुंते ही लाता इति शकुंतला। मालिनी नदी का तट है, हिमालय की उपत्यका है, वहां तो हाथियों के झुंड होते हैं, आज भी है, जिम कॉर्बेट वगैरह में। तो शकुंतला का जहां संवर्धन हुआ, जहां पली पोषी पोषित हुई है, जहां बड़ी हुई है, वो वहां तो उसने केवल हाथियों के झुंड देखे थे। तो जो अनुभव का विषय होगा वही उसके मुख में से निकलना चाहिए।
और हिमालय के परिसर में चंदन वृक्ष नहीं होते, चंदन की लता तो होती भी नहीं है। देखिए हम कितना गलत पाठ देवनागरी में पढ़ा रहे हैं। बॉटनिकल ट्रूथ नहीं है। समग्र ब्रह्मांड में चंदन के बड़े बड़े वृक्ष होते हैं, चंदन लता नहीं होती है। चंदन लता शब्द अपने आप में वनस्पति शास्त्र के विरुद्ध है। चंदन की लता नहीं होती है। सेकंड पॉइंट, हिमालय जहां शकुंतला का जन्म हुआ है, जहां उसका मायका है, पियर का घर है, पिता का घर है, जहां से वो निकल रही है, वहां हाथियों के झुंड है। तो आप देखिए हिमालय के परिसर में चंदन के न वृक्ष है न लता है। तो ज्योग्राफिकल ट्रूथ भी नहीं है, बॉटनिकल ट्रूथ भी नहीं है, फिर भी हम ऐसा गलत पाठ पढ़ा रहे हैं। तो और तीसरा बिंदु, जिसकी विदाई हो रही है, जिस कन्या अपना पिता का घर पहली बार छोड़ के अकेली जा रही है ससुराल, वह कन्या क्या अपनी नजाकत के बारे में कहेगी या अपनी असहायता का बयान करेगी? विदाउट एनी कंपनी टुडे शी हैज टू गो। निस्सहायता, कोई सहाय साथीदार नहीं है, नो कंपेनियन। आज प्रियमदा अनुसुईया उसके साथ जाने वाली नहीं है। तो तातस्य अंकात परिपृष्टा पलय मलय पर्वतोन्मूलिता चंदनलतेव, एब्सोल्युटली सरासर तीन तीन तर्क के आधार पर गलत सिद्ध होता है। भले ही समग्र देश में फैला हुआ वह पाठ है, चार चार वाचनाओं में चलता है पाठ, फिर भी वो कालिदास प्रणीत नहीं है। केवल शारदा यानी कश्मीर की पांडुलिपि में कालिदास ने लिखा हुआ सही पाठ सुरक्षित रहा है। ओके, इसको कहते हैं इंट्रांसिक प्रोबेबल, आंतरिक संभावनापूर्ण पाठभेद उसको कहते हैं। उसका हमें संपादन करना चाहिए, उसका प्रकाशन करना चाहिए। तो अब देखिए, अज्ञानवशात अनुलेखन के दौरान पाठांतर को कोई पैदा कर देता है। जैसे कि किरातार्जुनीय का एक उदाहरण लेते हैं हम। ये हमारे डॉक्टर बीके राणा जी ने जब गुरुकुल योजना चलाई थी और धर्मेंद्र भट्ट ने शारदा लिपि में लिखी हुई जॉनराज की टीका का संपादन किया था किरातार्जुनी पर, वहां से उदाहरण मैंने लिया है। इसका प्रकाशन भी एनएमएम की ओर से हुआ है। तो किरातार्जुनी की पंक्ति है, प्रथम सर्ग का 5वां श्लोक, सदानुकूलेषु हि कुर्वते रतिम नृपेषु अमातेषु च सर्व संपदः। यहाँ रतिम शब्द है। तो अत्र जॉनराजस्य विवरणम इत्थम प्राप्यते। जॉनराज ने जो उस पर कमेंट्री लिखी है, जिसकी पांडुलिपि हमको बड़ौदा के ओरिएंटल इंस्टीट्यूट से मिली थी, शारदा में लिखी हुई, तो वहां पर नित्यम अनुकूलेषु राजसु सचिवेषु च सर्व समृद्धयोः रतिम शक्तिम कुर्वते, ऐसा वडोदरा की पांडुलिपि में है। टीकाकार जॉनराज ने यहाँ रतिम का अर्थ शक्तिम, शक्तिम यानी आसक्तिम कुर्वते, राजाओं और अमात्यों के घर सर्व संपदा कब निवास करती है, राजलक्ष्मी कब एकत्र होती है, सदा अनुकूलेषु सत्सु, सभी जब अमात्य साथ में, मंत्रिमंडल साथ में मिलकर काम करता है तो राजलक्ष्मी एकत्र होती है। तो यहाँ एकत्र होने के लिए, आसक्त होने के लिए रति शब्द रखा है, रति को एक्सप्लेन करने के लिए शक्तिम लिखा है। लेकिन भांडारकर इंस्टीट्यूट से ऐसी दूसरी पांडुलिपि जब हमने मंगवाई, शारदा लिपि में लिखी हुई, तो वहां पर क्या मिला, रतिम का अर्थ किया है शक्तिम कुर्वते। अब देखिए, दंत्य सकार को छोड़कर तालव्य सकार शक्तिम कुर्वते, और राजलक्ष्मी शक्ति करती हैं, ये तो ठीक नहीं है। तो ये स्क्राइबल एरर या अज्ञान जनित, ये शक्ति क्या है, शक्ति शुद्ध था फिर भी उसको अशुद्ध मानकर बदल दिया, शक्तिम कर दिया। तो यहाँ एक पांडुलिपि से दूसरी पांडुलिपि बनाते समय किसी लैया ने अपने अज्ञानवशात शक्तिम का अर्थ आसक्तिम दिया जा रहा है, वह नहीं समझने के कारण शक्तिम के स्थान पर शक्तिम ऐसे नए पाठांतर को जन्म दे दिया। अतः ऐसे पाठांतर को अनुलेखनीय संभावना वाला यानी ट्रांसक्रिप्शनल प्रोबेबिलिटी वाला पाठांतर कहा जाएगा। ठीक है, तो उसको हम अग्राह्य करेंगे।
फुटनोट में डालेंगे, क्योंकि मीनिंगफुल है, शक्ति शब्द का अर्थ है, वो अशुद्धि नहीं है, ये मीनिंगफुल है, इसलिए फुटनोट पे तो लिखना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। समान संभावना वाले पाठांतर दिखे और खंडितांश मिले, उसके लिए क्या करें? तो यदि दोनों ही पाठांतरों में समान संभावना दिखती हो तो किसी एक का यथेच्छ स्वीकार किया जाए और उसके नीचे तरंग रेखा बनाई जाए, दूसरे को पाद टिप्पणी में रखा जाए। और जब खंडित अंश कहाँ मिल जाए, कोई भाग टूट गया है, खंडित हुआ है, तो खंडित पांडुलिपि के किस्से में आवश्यकता होने पर पूर्वापर संदर्भ में सुसंगत व्याकरण छंदादि की दृष्टि से अप्रतिकूल यानी फिट बैठना चाहिए। शब्दों का अनुमान करके कल्पित शब्दों के द्वारा खंडित पाठ्यांश का पुनर्गठन यानी रिकंस्ट्रक्शन भी करना चाहिए आपको, उसको कोष्टक में रखना चाहिए। और आपने जो नया शब्द बनाया है कि लुप्त भाग के स्थान पर कुछ नया प्रपोज कर रहे हैं, तो इट शुड बी प्लेस्ड इन ए ब्रैकेट, कोष्टक में उसको दिखाना चाहिए। इसका उदाहरण नाट्यशास्त्र की अभिनव भारती टीका सहित जो आचार्य विश्वेश्वर ने संपादन किया है ज्ञान मंडल लिमिटेड वाराणसी से, उसके हिंदी अनुवाद में आप देख सकते हैं, जहां स्थान स्थान पर ऐसा रिकंस्ट्रक्शन किया गया है। सिद्धांत नंबर 5, संदिग्ध पाठांतरों में जब कभी निर्णय न हो सके, कोई भी निर्णय न हो सके, तब क्या करें? तो अनेक पाठांतरों में जब किसी एक में से भी वाक्यार्थ नहीं बनता है तो ही अगतिकतया पाठ सुधारणा का यानी एमेंडेशन का सुझाव आपको करना चाहिए। पाठ सुधारणा अपने आप यानी पाठ संपादक की ओर से कब की जानी चाहिए? तो उपलब्ध सभी पाठांतरों में से एक भी सुटेबल जब न लगे तब ही आप कुछ नया सुझाव करेंगे। एक भी, वह भी एक या दो शब्द पर्यंत सीमित होना चाहिए। पूरा सेंटेंस आप नया बना दे, ऐसा नहीं कर सकते। The editor has to conjecture a reading in place of the corrupt one, which should be satisfactory from the viewpoint of sense, context, grammar, style and meter. पूर्वापर संदर्भ में उचित होना चाहिए, अर्थ संगति बैठनी चाहिए, व्याकरण के अनुकूल होना चाहिए, छंद के अनुकूल और कवि की शैली के अनुकूल होना चाहिए। ऐसा ही पाठ आप सुझा सकते हैं, नया प्रपोज कर सकते हैं। सच ए करेक्शन कैन बी स्टेटेड टू बी इंट्रिंसिकली प्रोबेबल। ये जेपी ठाकर ने वडोदरा से जो ग्रंथ निकला है उसमें उन्होंने ये लिखा है। उसका उदाहरण महाभारत से मैंने यहाँ रखा है आपके सामने। निराहारान् कृशान् दीनान् गर्ते आर्तान् स्त्राणमिच्छतः उपसृत्य सतान् दीनान् दीनरूपोऽभ्यभाषत। निराहार, बिना खाए पिए भूखा रहा आदमी, कृश दुबला पतला जो हो गया है, दीन है, गरीब है जो, और गड्ढे में गिरा हुआ है, ऐसे दीन दुखियारे व्यक्ति के पास उपसृत्य तान दीनान, ऐसे गरीब लोगों, दीनहीन व्यक्तियों के पास जाकर कोई दयालु व्यक्ति दीन रूपो, दयालु मुख करते हुए अभ्यभाषा तक कुछ कहता है। यहाँ देखिए दो अवग्रह, एक तारक चिन्ह और रेफ के सहित आप देख रहे हैं एक शब्द। तो वी.एस. सुक्तंकर जी ने आदि पर्व में ऐसे छोटा सा अमेंडेशन किया है, पाठ सुधारणा की है। यद्यपि महाभारत की शताधिक पांडुलिपियों में उनके ध्यान में कुल मिला के 7 पाठभेद है। यहाँ पर इस श्लोक में 7 वेरिएंट्स आर अवेलेबल बट नन ऑफ देम इज सुटेबल इन द कॉन्टेक्स्ट। गर्ते तत्राणम, गर्ते शूत्राणम, गर्ते स्वशरणम, गर्ते सांस्त्राणम, गर्ते अस्मिन् त्राणम, गर्ते स्वत्राणम, गर्ते संत्राणम। तो वी.एस. सुक्तंकर जी को लगा कि इन 7 में से कोई ठीक बैठता नहीं है। उन्होंने देखा कि श्लोक लिखने वाला व्यक्ति जो है उसके मन में एक विशेषणों की हारमाला चल रही है। निराहार कह दिए, यानी जिसको खाने का नहीं मिलता है, शरीर दुबला हुआ है, क्रूश है, पैसा नहीं है इसीलिए दीन है। अब क्या रहता है? अब एक आर्त शब्द रहता है।
जो निराहारान कृशान दीनान के साथ सुसंगत बैठ जाए। वो आर्त शब्द नीचे वाले साथ में कहीं पर नहीं है। अब आर्त शब्द को बनाने के लिए उन्होंने कल्पना की कि यहाँ गर्ते के बाद हम इंगी पर रूपम वगैरह सूत्र है पाणिनि के, तो यहाँ पूर्वरूप संधि हुई होगी और आर्तान शब्द का आकार पूर्व में सम्मिलित हो गया है, तो उन्होंने दो अवग्रह डाल दिए और एक रेफ डाल दिया और संधि के नियम के अनुसार आर्तान का द्वितीय बहुवचन का जो नकार था उसका अनुस्वार बना दिया। गर्ते आर्तांस त्राणम इच्छतः। गर्त में जो आर्त व्यक्ति, चिल्ला रहे व्यक्ति थे, उसके पास जाकर कोई दीन व्यक्ति बोलता है, दीन रूपो व्यभाषत। तो अभी इस तरह से जब उन्होंने एक रेफ और दो अवग्रह नया जोड़ दिया तो पाठ बैठ गया, पूरा श्लोक बन गया। दिस इज कॉल्ड एमेंडेशन। इंटरप्रिटेशन शुड बी गिवन प्रेफरेंस ओवर एनी एमेंडेशन। फिर भी ये सूक्त में कहते हैं कि ऐसे कोई भी अपनी चालाकी करने से पहले यू शुड ट्राई टू इंटरप्रिट, सातों पाठांतरों का अर्थ ध्यान में लेना चाहिए, उसके अर्थघटन का प्रयास करना चाहिए। उपलब्ध पाठांतरों का अर्थघटन करने के बावजूद भी यदि आप संगति नहीं बिठा सकते, वाक्यार्थ नहीं बनता है, तभी आपको पाठ शुद्धि करनी चाहिए, पाठ सुधारना, एमेंडेशन करना चाहिए। तो एमेंडेशन ऐसी चीज नहीं है कि जिसको आप स्थान स्थान पर अटेम्प्ट कर सके, बहुत रेयर केस में ऐसा करना होता है। प्रक्षेप को पहचानना, कतिपय मानदंड, ये स्लाइड में जो भी बिंदु है बहुत महत्वपूर्ण है। समग्र पाठ संपादन में ये बहुत कामयाब होने वाले बिंदु है, सबको ध्यान से समझ लीजिए। आप जिस ग्रंथ का संपादन कर रहे हो उसमें देयर शुड नॉट बी एनी रिपीटेशन, पुनरुक्ति दोषग्रस्त वाला पाठ्यांश प्रक्षिप्त होगा, उसको हटाइए। नंबर 2, विषयांतर यानी डाइवर्जन डाइग्रेशन वाला पाठ्यांश। मूल विषय रघुवंश चलता है, रघुवंश के राजाओं का वर्णन, उसमें कोई अन्य वंश के राजा का विस्तार से वर्णन प्राप्त हो जाए तो इट इज कॉल्ड विषयांतर, डाइवर्जन है। ऐसे डाइवर्जन वाले भाग को भी हटा दो, वो प्रक्षिप्त होगा। पूर्वापर में विरोध पैदा करने वाला पाठ्यांश यानी इंटरनल कॉन्ट्राडिक्शन जिसमें दिखाई पड़े, आगे कुछ कहा है पीछे कुछ कहा है। कल जो मैंने उदाहरण दिया था आपको, ना दत्ते प्रिय मंडना, तो उसके विरोध में वो सम्मिलंती न तावत बंधन कोशा वाला श्लोक है तृतीय अंक में। तो जब कृति के अंदर आगे पीछे वाले भाग में कोई पूर्वापर में विरोध आता हो, ऐसे श्लोक को भी, ऐसे वाक्य को भी प्रक्षिप्त मानकर हटाना चाहिए। निरूप्यमान विषय को सर्वग्राही बनाने की महत्वाकांक्षा रखने वाला पाठ कदाचित होता है। कभी कभी मान लीजिए कोई तीर्थ यात्रा का वर्णन चल रहा है, तो वसंत भट्ट को लगेगा कि ये पूरी तीर्थ यात्रा में हमारे गुजरात का स्टेच्यू ऑफ यूनिटी नहीं है नर्मदा के तट पर, तो मैं कुछ एक नया अध्याय बना के नर्मदा तट का महात्म्य लिख दूंगा, नर्मदा तट तट पर क्या क्या स्थित है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की वहां एक बड़ी मूर्ति है, ऐसा भी कुछ भाग जोड़ दूंगा। क्योंकि मुझे तीर्थ यात्रा का वर्णन परफेक्ट करना है, उसमें सब कुछ होना चाहिए, पूरे भारत का वर्णन। तो ऐसी महत्वाकांक्षा से भी कुछ लोग कुछ पुराण के ग्रंथों में जोड़ देते हैं। अप्रासंगिक या अप्राकरणिक पाठ्यांश, अप्रासंगिक और अप्राकरणिक, प्रकरण के अनुकूल न हो, घटना चक्र के साथ सुसंगत न हो, अप्रासंगिक हो, अर्वाचीन संदर्भों का जिसमें समावेश हो, जैसे मैंने कहा स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, ऐसे सभी पाठ प्रक्षिप्त होते हैं, परवर्ती काल के होते हैं, उसको हटाना चाहिए। शैली में विरोध जहां दिखाई दे, कवि के मूल टेम्परामेंट से विरुद्ध कोई जा रहा है, तो दिस आर द 7 मेन पॉइंट्स। ये 7 मानदंड के आधार पर उसको याद रखते हुए यदि आप पांडुलिपियों का संपादन करेंगे तो मुझे पक्का विश्वास है कि आप सही पाठ संपादन कर पाएंगे। और ऐसे प्रक्षिप्त अंश परवर्ती काल में दाखिल किए गए होते हैं, उन सबको हटाना चाहिए। कैसे हटाएंगे? तो कम से कम यू शुड नोट इट इन फुटनोट। यदि प्रक्षिप्त अंश 1 या 2 श्लोक पर्यंत सीमित होगा तो उसको आप पाद टिप्पणी में लिखेंगे।
यदि सुदीर्घ पूरा अध्याय, पूरा सर्ग पर्यंत किसी ने कोई नया भाग जोड़ दिया है, तो ऐसे लंबे प्रक्षिप्त अंश को आप परिशिष्ट में रखेंगे, अपेंडिक्स में डाल देंगे। पुनरुक्ति का एक उदाहरण देखते हैं, अब जल्दी से देखेंगे। तो मनुस्मृति में गुरु पत्नी के साथ शयन करने का महापातक कोई छात्र कर देता है, तो उसका प्रायश्चित क्या हो सकता है? उसके विषय में दो चार विकल्प दिखाए हैं। उनमें से एक ऐसा है कि लोहे की एक मूर्ति बनाओ, उसको बहुत गर्म करो, और वो महापातकी शिष्य उस लोहे की मूर्ति के साथ आलिंगन करके सो जाए, मर जाए वो। देहांत दंड की सजा मृत्युना स विशुध्यति, उसका उपाय, प्रायश्चित का उपाय एकमात्र है, उस शिष्य को मर जाना चाहिए। लेकिन आगे चलते हुए आगे वाले श्लोकों में ये भी लिखा है, चांद्रायणम भाद्रमासान अभ्यसेत नियतेन्द्रियः, 3 महीने तक चांद्रायण व्रत करना चाहिए। भविष्येण यवाग्वा वा गुरुतल्पानो तय, केवल 3 माह के लिए यवागु यानी जव की राबड़ी पीकर चांद्रायण व्रत करके जितेंद्रिय बनने का विधान किया है। तत्पश्चात कहते हैं कि हविष्पांतीय नाम का जो सूक्त है ऋग्वेद में, उसका पाठ करना चाहिए। जपित्वा पौरुषम सूक्तम, पुरुष सूक्त का पाठ कर लेना चाहिए। तो ऐसी ऋचा, नव ऋचा है उसमें, हविष्पांतीय मजरम इत्यादि करके, और पुरुष सूक्त। तो ऐसा करने पर वो उस दोष से मुक्त हो जाता है। तो अब देखिए, जब एक ही विषय के 3-3 प्रावधान दिए जा रहे हैं, वो उसमें पुनरुक्ति है। गुरु पत्नी के साथ गुस्ताखी करने का जो फल मिलना चाहिए वो तो मृत्युदंड ही है, जो मनु भगवान ने पहले लिख दिया होगा। लेकिन परवर्ती काल में कुछ उसमें ढिलास, कुछ में कुछ बांध छोड़ की जा रही है, और ऑप्शनल व्यवस्थाएं दिखाई जाती हैं। तो उनमें सब पुनरुक्ति, एक ही दोष को निराकृत करने के लिए जो विकल्प बताए जा रहे हैं, तो मनुस्मृति इस रूप में भ्रष्ट है। उसका जब तक हम, ध्यान से सुनिए, ऐसी मनुस्मृति का जब तक हम पाठोद्धार नहीं करेंगे, प्रक्षिप्त भाग को नहीं हटाएंगे, तब तक स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग उसको जलाते रहेंगे। उसको 1925 में बाबा साहेब अम्बेडकर ने इसी का, ऐसे ही कारणों से जलाया था, लेकिन उनके सामने पाठालोचना का विकल्प नहीं था। उन्होंने मान लिया कि दैट विच इज पब्लिश्ड, जो लिखकर छपी हुई किताब है मनुस्मृति, वही मनु ने लिखा था। तो उनको जलाने का मन हुआ। उस जमाने में, उस संदर्भ में वो ठीक भी था, सही भी था। कम से कम संस्कृत के विद्वानों को जागरूक तो कर दिए कि आपकी मनुस्मृति में ऐसी गलतियां हैं। लेकिन हम संस्कृत वाले अभी तक जगे नहीं हैं। हमने संस्कृत मनुस्मृति की पांडुलिपियां अभी तक एकत्र नहीं की, न उनकी हमने क्रिटिकल एडिशन बनाई है। इट इज अवर फॉल्ट कि ऐसी मनुस्मृति को कोई जलाता है। मुझे सुनने वाले मेरे नवोदित छात्र इस बात को ध्यान से सुने कि क्यों रामचरितमानस को कोई जलाता है, क्यों मनुस्मृति को जलाता है, क्यों बाइबल को जलाता है। क्योंकि उसमें परवर्ती काल के लोगों ने बहुत कुछ मिलावट कर दी है, घालमेल कर दी है। तो ऐसे प्रक्षिप्त भाग को हटाने के मैंने 7 मानदंड दिखाए हैं। उसका अमल करके यदि आप स्मृति ग्रंथों का, पुराण ग्रंथों का पाठोद्धार करेंगे, सही पाठ को बाहर निकालेंगे, तो मैं मानता हूं कि हमारे किसी ग्रंथ, संस्कृत ग्रंथों की ऐसी अवमानना भविष्य में नहीं होगी। नाउ इट इज अवर प्राइम ड्यूटी टू प्यूरिफाई अवर संस्कृत टेक्स्ट। देखिए, डाइवर्जन विषयांतर का एक उदाहरण मैंने नाट्यशास्त्र लिया है। मैं अभी नाट्यशास्त्र पर भी कुछ काम कर रहा हूँ। तो नाट्यशास्त्र के दशरूप विधान नामक 18वें अध्याय में प्रवेशक का विधान दिया गया है। अकॉर्डिंग टू भरत मुनि, प्राचीन वृद्ध भरत मुनि के मत से नाटक प्रकार का और प्रकरण प्रकार का जो रूपक होता है, उसमें केवल प्रवेशक का प्रोविजन था। देयर वाज नो विष्कंभक। ध्यान से सुनिए, अकॉर्डिंग टू द ओल्ड टेक्स्ट ऑफ नाट्यशास्त्र, ओनली प्रवेशक वॉज अलाउड। नाट्यकार को प्रवेशक लिखने की इजाजत थी कि वो नाटक और प्रकरण प्रकार के रूपक में प्रवेशक ही लिखे। लेकिन कालांतर में देखिए, ये 18वें अध्याय में केवल प्रवेशक की बात है। 19वां अध्याय जब शुरू होता है, जिसमें बहुत सारी पुनरुक्तियां भी है,
तो वहां विष्कम्भकश्चूलिका चैव तथा चैव प्रवेशकः अंकावतारो अंकमुखम अर्थोपक्षेप पंचकम मध्यम पुरुष नियोज्यो नाटक मुख संधि मात्र संचारः विष्कम्भकस्तु कार्यः पुरोहितामात्य कंचुकी भी। तो अब प्रश्न होता है कि भाई ये कहाँ से सब आ गए। तो 19वां जो अध्याय है नाट्य शास्त्र का, वो एक्चुअली उसका मुख्य प्रतिपाद्य विषय तो क्या था? संधि संधि का निरूपण, 5 संधि और 64 संध्यंगों का निरूपण करना था। उसमें ये अर्थोपक्षेपक की बात कहाँ से आ गई, प्रवेशक विष्कंभक इत्यादि की? तो ये पूरा भाग विषयांतर मानकर उखाड़ के फेंक देना चाहिए, क्योंकि संधि संध्यंगों में अर्थोपक्षेपक का समावेश ही नहीं होता है। और 19वें अध्याय का कथन बहुशः अनुष्टुप छंद में किया गया है, किंतु उक्त विषय जो है यानी विष्कंभक वगैरह की बात, वो आर्या छंद में है। यानी जो परंपरागत रूप से नाट्यशास्त्र चलता है वो अनुष्टुप में है, लेकिन जहां प्रक्षेप किया है वहां आर्या छंद का उपयोग कर लिया। तो ये दूसरा प्रमाण है कि ये प्रक्षिप्त है, बाद में लिखा गया है। पूर्व में विरोधी, इंटरनल कॉन्ट्राडिक्शन का एक उदाहरण हम देख लेते हैं। जो कल मैंने दिखाया था वही है, उसको छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। शकुंतल वाला ही उदाहरण है। निरूप्यमान विषय को सर्वग्राही बनाने का उदाहरण, महाभारत में विनता के 2 पुत्र, एक है अरुण और दूसरा है गरुड़। दोनों शब्दों में मध्य में रू है, अरुण और गरुड़ की उत्पत्ति कथा में गरुड़ के विषय में जो वर्णन मिलता है, उसमें उसको अनेक देवताओं से अभिन्न साबित करने के लिए एक लंबा श्लोक समूह दाखिल किया गया है। गरुड़ की कैपेसिटी क्या है? गरुड़ को भगवान के साथ, सर्व देवताओं के साथ अभिन्न बताना है, तो कुछ नए श्लोक जोड़ दिए। त्वं विभुस्तपनः सूर्यः परमेष्ठि प्रजापतिः त्वं इंद्रस्त्वं हयमुखः त्वं शरस्त्वं जगत्पतिः त्वं मुखं पद्मजो विप्रः त्वं अग्निः पवनस्तथा त्वं महान् अभिभूः शश्वत् अमृतं त्वं महद्यशः त्वं प्रभास्त्वं अभिप्रेतं त्वं नस्त्राणम् अनुत्तमं त्वं गतिः सततं त्वत्तः कथं न प्राप्नुयात् भयम्। गरुड़ की स्तुति के लिए उसको वही सूर्य है, वही परमेष्ठि प्रजापति है, वही इंद्र है, वही हयमुख है, वही जगतपति है, वही पद्म जी यानी ब्रह्मा जी है, वही विप्र है, वही अग्नि है, वही पवन है, इत्यादि इत्यादि करके उसका सभी देवताओं के साथ अभेद सिद्ध किया जाता है। तो गरुड़ को सभी प्रधान देवताओं के साथ अभिन्न दिखाया गया है, तथा जगत के मुख्य मुख्य सभी पदार्थों से भी अभिन्न कहा गया है। पुनरुक्तियां भी ध्यानास्पद है, जो प्रक्षेप की ज्ञापक है। दिस इज इंटरपोलेटेड पोर्शन। जहां जहां आपको निरूप्यमान विषय को सर्वग्राही बनाने का उत्साह दिखाई पड़े, ये कुछ ज्यादा बोल रहा है आदमी, तो वो भाग प्रक्षिप्त ही होगा, उसको हटाना चाहिए। अब बात आती है अप्रासंगिक या अपराकरणिक पाठ्यांश। मनुस्मृति के 5वें अध्याय के आरंभ में प्रश्न उठाया है। मनुस्मृति एसेट इज ए पैच वर्क एंड मल्टीपल राइटर्स आर एट वर्क। अनेक व्यक्तियों ने मिलकर, विशेष रूप से मुस्लिम आक्रांताओं के आने के बाद, वो लोग अपनी स्त्रियों को बाहर दैनिक उत्सर्ग क्रिया के लिए बाहर नहीं भेजते थे, घर में बांध के रखते थे। तो उनका मैला उठाने के लिए जिन हिंदुओं को गुलाम बना दिए, उनके पास वही काम करवाया। तो छूताछूत वगैरह का जो एक प्रचलन हुआ, वो मुगल काल में हुआ, और उनके संदर्भ में मनुस्मृति में बहुत सारी चीजें बाद में जोड़ी गई। तो मनुस्मृति में जो पाठ परिवर्तन हुआ है, उसमें बहुत सारे ऐतिहासिक कारण भी है। पाठालोचक को इसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि कौन सी शताब्दी में कौन से ऐतिहासिक कारण थे जिसके कारण मनुस्मृति का पाठ भ्रष्ट होता चला गया, जो आज पढ़ने के लायक नहीं रहा, अग्राह्य बन गया। और हमारी संस्कृतज्ञों की ये उदासीनता रही कि हमने अद्यावधि उसका पाठोद्धार नहीं किया। हमने पांडुलिपियां एकत्र करके उसका ठीक पाठोद्धार करके सही प्रक्षिप्त भाग को हटा के सही मूलगामी पाठ को हमने उजागर अभी तक नहीं किया है। दैट इज आवर
इग्नोरेंस और क्या कहे, तो उसको मैं विस्तार नहीं करता हूँ। उसमें ब्राह्मण को क्या करना चाहिए, नहीं करना, इतने आप देख लेना, स्लाइड आपके पास पहुंचेगी। अर्वाचीन संदर्भों का समावेश है। देखिए, मनुस्मृति का अच्छा उदाहरण है। उसमें श्राद्ध विधि की बात चलती है। छठे कौन सा अध्याय, तीसरा अध्याय। श्राद्ध विधि के दौरान पितृयज्ञ का विधान है। पितृन श्राद्धेश नृन अन्यैर्भूतानि बलिकर्मणा एवं सम्यक हविर्हुत्वा सर्वदिक्षु प्रदक्षिणम इंद्रांतका पति अपतिन्दुभ्यः सानुगेभ्यो बलिम हरे। किस किस को बलि चढ़ाना है श्राद्ध क्रिया के दौरान, उसका वर्णन चलता है। यहाँ इंद्र, अंतक यानी यमराज, अप यानी वरुण देवता, सोम, जैसे वेदोक्त देवताओं को बलि देने का कहा गया है। मनुस्मृति को यदि हम ईसा पूर्व की माने तो उस समय में वैदिक देवताओं का प्रचलन था, जिसका यहाँ निर्देश है इंद्र, अंतक इत्यादि में। लेकिन बाद में आप देखिए, मनुस्मृति 387 के बाद जो 389 नंबर का श्लोक है, उसमें भद्रकाली आ जाती है। उच्छीर्षके श्री कुर्यात् भद्रकाल्यै च पादतः ब्रह्म वास्तुष्पतिभ्याम तु वास्तु मध्य बलिम हरेत। अब श्राद्ध विधि के साथ साथ वास्तु विधि आ जाती है। एक तो पहला विषय अंदर कर दिया, वास्तु विधि की बात आने के साथ पुराण काल की भद्रकाली को भी बलि चढ़ाने की बात आ गई, भद्रकाली च पादतः। तो यहाँ प्रश्न होता है कि वैदिक देवताओं को बलि देने के बाद परवर्ती काल के पुराणों में वर्णित भद्रकाली माता यहाँ कैसे आ गए इस श्लोक में? तो मानना पड़ता है कि ये श्लोक बाद में दाखिल किया गया है। समयानुक्रम से सोचा जाए तो मनुस्मृति का काल ईसा पूर्व या सृष्टि का आरंभ काल बताया जा रहा है, तथा बुद्ध के अनुगामी काल में और मुस्लिमों के आक्रमण के बाद वैदिक देवताओं का तिरोधान होता है और नए देवता आते हैं, जिसमें ये भद्रकाली वगैरह आ जाते हैं। तो मनुस्मृति में देर आर डिफरेंट लेयर्स, डिफरेंट सेंचुरीज में डिफरेंट श्लोक बीच में दाखिल हुए हैं। सो नाउ एज ए इंडियन, भारतीय विधा से जो पाठ संपादन करने की बात मैं कुछ वर्षों से बोलने लगा हूं, वो ऐसी है कि वी शुड पब्लिश अवर क्रिटिकल एडिशन विथ डिफरेंट लेयर्स। ये प्राचीनतम पाठ ऐसा था, परवर्ती काल में इतना नया जुड़ा गया और अर्वाचीन समय में इतना नया जुड़ा गया। तो कालिक क्रम में डिफरेंट फॉन्ट के आधार पर हमारे ग्रंथों का प्रकाशन करेंगे तो कभी कभी क्या होगा कि कौन से ऐतिहासिक कारणों के कारण या कौन से अनुभव के कारण मनुस्मृति में व्यवस्था बदल दी गई है। ओरिजिनल में ऐसा नहीं था। केवल प्रक्षिप्त करके फुटनोट में डाल देना या परिशिष्ट में डाल देना, ये जर्मन स्कॉलरशिप बोल रही थी। ये जर्मनों की बाद में थोड़ा सुधार करके स्वदेशी इंडोलॉजी में यदि जाना है तो वो नाट्यशास्त्र हो या मनुस्मृति हो या आयुर्वेद वगैरह हो। आयुर्वेद में भी प्रयोग मूलक ऐसे अनेक स्थान है जिसके कारण परवर्ती समय में बहुत कुछ नए श्लोक जोड़े गए हैं। तो यदि हम अलग अलग शताब्दियों की श्लोक श्रृंखला को अलग करके डिफरेंट लेयर्स में हमारे ग्रंथों को प्रकाशित करेंगे तो मुझे लगता है कि एक नया स्वरूप क्रिटिकल एडिशन का हम आगे चलकर निकाल पाएंगे। शैली में विरोध होना, अब हम अंत भाग में हैं। यह सुविदित है कि महाकवि भवभूति ने अपने तीनों रूपकों में कई श्लोकों को दो तीन रूपकों में समान मौके पर कुछ शब्दों को बदलकर पुनरुक्त किया है। एक ही श्लोक तीनों नाटकों में प्रयुक्त किए हैं, जैसे कि दधति कुहर भाजा मत्र भल्लूक यूनम वाला जो श्लोक है महावीर चरित में भी है, उत्तर रामचरित में भी वही श्लोक मिलता है। ऐसे अनेक श्लोक है। करीब करीब 15 श्लोक ऐसे मैंने ढूंढ निकाला है। लेकिन क्या कालिदास ने भी ऐसा ही किया है? क्या हमें उसकी जानकारी भी है सही? जैसा भवभूति एक ही श्लोक अपने अलग अलग कृतियों में लिखते हैं, क्या कालिदास भी ऐसा ही करते थे? डू यू नो अबाउट दिस थिंग? ऐसा है? कुमार संभव के सप्तम सर्ग के 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 66 नंबर के जो श्लोक है, वही श्लोक यथा तथ रूप में रघुवंश में अज इंदुमती स्वयंवर प्रसंग में पुनरुक्त किए गए हैं, जहां श्लोक क्रमांक भिन्न है, 6, 7, 8,
लेकिन है वो कुमार संभव के ही श्लोक हैं। विचारणीय बिंदु ये है कि हमारे कवि कुल गुरु की भी यही शैली थी, जो भवभूति की है वही है। रघुवंश तथा कुमार संभव के किसी भी संपादक ने, इंक्लूडिंग प्रोफेसर रेवा प्रसाद द्विवेदी, जिन्होंने अपने जीवन काल में कुल 5 बार रघुवंश का संपादन किया है, गंदरगीकर इत्यादि दुनिया भर के कोई नाम अपवाद नहीं है जिन्होंने भी रघुवंश का संपादन किया, जिन्होंने कुमार संभव का संपादन किया। किसी भी संपादन ने इस प्रश्न को एड्रेस नहीं किया है कि भाई कालिदास हैज रिपीटेड दिस श्लोकास, एक ही श्लोक बार बार क्यों प्रयोग कर रहे हैं। न किसी ने इन दोनों में कौन सा प्रक्षिप्त हो सकता है उस पर कुछ विचार किया है। नोबडी हैज डिस्कस्ड अबाउट इट। केवल इतना लिखते हैं फुटनोट में, ये श्लोक रघुवंश में प्राप्त होते हैं। जब कुमार संभव की एडिशन निकालते होंगे तो कुमार संभव की फुटनोट में लिखते ये श्लोक रघुवंश में भी मिलते हैं। जब रघुवंश छपवाते हैं, प्रकाशित करते हैं, उसकी फुटनोट में लिखते ये श्लोक कुमार संभव में भी मिलते हैं। अरे भाई, हमको ये तो बताओ कि जिसको हम कवि कुल गुरु कहते हैं, क्या उनके पास कुछ शब्दों की कमी थी? नए श्लोक नहीं लिख सकते थे? एक स्थान पर शिव पार्वती का परिणय है, दूसरी ओर अज इंदुमती का परिणय है, दो विवाह प्रसंग समान है, तो दोनों जगह पर एक ही समान श्लोक लिख दिए। हाउ इट इज पॉसिबल? ऐसे कवि को कोई महाकवि या कवि कुल गुरु कैसे कहेगा? यहाँ पर पाठालोचना की आवश्यकता थी। किसी एक स्थान पर वो बाद में किसी प्रतिलिपिकर्ता ने उसको दाखिल किया है। इस पर मेरा एक बड़ा रिसर्च आर्टिकल भी है। मैंने ये सिद्ध किया है कि रघुवंश में वो बाद में किसी ने जोड़े हैं। ओरिजिनली इट वाज रिटन इन कुमार संभव ओनली। ठीक है। बालो ज्ञानाम्बुधिं याति लिपिमाश्रित्य सर्वदा, सिन्धुं प्रवेष्टु कामो यो याति नदीमुखेन सह, एकाम् अपि विजानीयात् लिपिं बहुविकल्पतः, सर्वं ज्ञानम् अवाप्नोति ब्राह्मी पाठेन सर्वदा। अनेक लिपियां हैं, उनमें से केवल ब्राह्मी लिपि आप जान लेंगे तो भी सभी लिपियों में आपका प्रवेश होगा, और लिपि में प्रवेश होने के बाद पांडुलिपि में प्रवेश होगा। पांडुलिपि में प्रवेश होने के बाद आप पाठ संपादन कर पाएंगे। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरी वाणी को विराम देता हूं। नमस्कार।